हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब भी हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, रिटेल निवेशकों के मन में कई सवाल आते हैं। क्या ये बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा? क्या जिस तरीके से पिछले 7 तिमाहियों में उतार चढ़ाव भरे रिजल्ट इस बैंक ने दर्शाए हैं, इसके विपरीत इस बार बेहतरीन रिजल्ट ये बैंक प्रोड्यूस करेगा? इस बैंक में निवेश करना कितना रिस्की हो सकता है और क्या अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस बिजनेस की हमें पूरी नॉलेज और समझ भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस बैंक के डेली और वीकली चार्ट को और किस तरीके का रिटर्न इसने डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर दिया है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद FY19 एंड FY20 के रिजल्ट्स में क्या कुछ रहा उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईडीएफसी एक मल्टीबैगर की खोज। दोस्तों, शुक्रवार 24 जुलाई 2020 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 4.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस बैंक ने शुक्रवार को 26.90 रुपीस का लो लगाया, वहीं इसका हाई 29 रुपये था। अगर हम इस बैंक का वीकली चार्ट देखते हैं तो इस वीक इस बैंक ने 4.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहीं इस वीक इस बैंक ने 26.65 रुपीस का लो लगाया, वहीं 29 रुपीस का यहाँ पर भी हाई था। जब हम FY19 एंड FY20 के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि FY19 में 31,991 मिलियन रुपीस थी, वो बढ़कर FY20 में 56,353 मिलियन रुपीस हो गई। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इस बैंक का 2020 में 4.1% हो गया, जो कि FY19 में मात्र 2.8% था। टोटल इनकम भी इस बैंक की ग्रो हुई है 41.9% से 77.8%। टोटल इनकम जो FY19 में इस बैंक की 41,377 रुपीस थी, वो बढ़कर FY20 में 73,573 मिलियन रुपीस हो गई। वहीं जब हम काशा रेशो की बात करते हैं, काशा रेशो मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट रेशो, वो भी FY19 में 12.9% था, जो कि बढ़कर FY20 में 31.7% हो गया। दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो इस बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला ग्रोस NPL टू लोन। दोस्तों, ग्रोस NPL टू लोन FY19 में इस बैंक का 2.4% था, जो कि बढ़कर FY20 में 2.6% हो गया। वहीं अगर हम नेट NPLs टू लोन देखते हैं तो इस बैंक का FY19 में 1% था, जो कि घटकर 0.8% हो गया। ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब हमारा पहला सवाल कि क्या ये बैंक नेक्स्ट HDFC बैंक बनेगा। दोस्तों, HDFC बैंक को भी HDFC बैंक बनने में 10 से 12 साल लगे थे। तो जब हम इस बैंक के इम्प्रूविंग साइन देखते हैं तो पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका है स्ट्रॉन्ग कासा डिपॉजिट, जो कि FY19 में 79 बिलियन रुपीस था, वो बढ़कर FY20 में 207 बिलियन रुपीस हो गया। मीन्स FY19 और FY20 को अगर हम कंपेयर करें तो 162% की कासा डिपॉजिट में ग्रोथ आई है। वहीं जैसे कि मैंने पहले बताया कि कासा रेशो इम्प्रूव हुआ है 11.40, जो कि FY19 में था, इसके कंपेयर में 31.87%, जो कि FY20 में हो गया है। अगर हम कोर डिपॉजिट की बात करते हैं, जो कि रिटेल कासा एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट को कवर करता है, ये भी FY19 में 132 बिलियन रुपीस था, जो कि बढ़कर FY20 Q4 में 339 बिलियन रुपीस हो गया। मीन्स यहाँ पर भी 157% का जंप हुआ है। जितने भी इस बैंक के निवेशक हैं या जो भी इस बैंक में अभी निवेश करना चाहते हैं, उनको ये तो पता होगा कि ये बैंक धीरे धीरे अपना होलसेल में डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रहा है रिटेल डिपॉजिट से। अगर मैं 31 मार्च 2020 की बात करता हूँ तो इस बैंक की
464 ब्रांचेस और 356 एटीएम भी थे। अब बात करते हैं इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। दोस्तों, इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं Q4 FY19 एंड Q4 FY20 को कंपेयर करता हूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुई है 40% YOY बेसिस पर, जो कि Q4 FY19 में 11 बिलियन रुपीस थी, जो कि बढ़कर FY20 Q4 में 16 बिलियन रुपीस हो गई। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि FY19 Q4 में 2.8% था, बढ़कर FY20 Q4 में 4.5% हो गया। जब हम फी एंड अदर इनकम की बात करते हैं तो FY19 Q4 एंड FY20 Q4 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर भी फी एंड अदर इनकम 40% इंक्रीज हुई है। तो कासा रेशो का बढ़ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बढ़ना एंड फी एंड अदर इनकम का बढ़ना इस बैंक की पॉजिटिवनेस को और किस तरीके से कस्टमर इस बैंक पर ट्रस्ट कर रहा है उसको दर्शाता है। और अगर ये पैरामीटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव होते रहे तो दोस्तों इस बैंक को एक अच्छे बैंक से बहुत अच्छे बैंक में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बैंक अभी रिस्की है और इस बैंक में हमें कब निवेश करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोविड-19 के इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस बैंक में कोविड-19 के दौरान 35% कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी मोनिटोरियम के लिए। वही इन्होंने रूरल फाइनेंसिंग के सेगमेंट में 100% मोनिटोरियम दिया था। अब हम बात करते हैं जिस तरीके के रिजल्ट बजाज फाइनेंस के आए हैं और जिस तरीके के रिजल्ट SBI कार्ड ने प्रोड्यूस किए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 का रूरल फाइनेंसिंग में या फिर रूरल एरिया में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है इस बैंक के लिए, क्योंकि इस बैंक ने 100% मोनिटोरियम दिया हुआ है रूरल फाइनेंस को। दूसरा, जहाँ तक इसके FY21 Q1 के रिजल्ट्स की बात हो रही है तो ये माना जा रहा है कि कासा डिपॉजिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, इस बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है रिटर्न्स के मामले में, जो कि पिछले 3 महीने में बाकी बैंकों ने बहुत अच्छे दिए हैं। यदि 28 जुलाई 2020 जब ये बैंक अपने Q1 FY21 के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने वाला है, यदि ये रिजल्ट भी Q4 FY20 की तरह ही रहते हैं और उसी की तरह की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें मिलती है तो दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर हमें अच्छे खासे पैसे बनाकर भी दे सकता है। दोस्तों, जहाँ तक रिस्क की बात आती है, वॉरेन बफेट द सुपर इन्वेस्टर ऑफ दिस अर्थ कहते हैं कि यदि आप किसी शेयर या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल सोच समझकर उस बिजनेस को पहचानने के बाद ही वहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बिजनेस और उसकी वर्किंग प्रोफाइल को हमेशा हमें समझ लेना चाहिए, ताकि हम उसकी रिस्क को भी समझ सकें कि कितनी रिस्क उस शेयर में हमें हो सकती है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।